Hello everybody, this is Shom Dubey from English Kingdom, Allahabad. Today I am going to tell you about the uses of some very popular speeches that used to be delivered in our dramas and later on they were used in our poetry as well. Some of them we derived from with some changes they have been used in novels as well. So we will discuss today the uses of literary words whom we call as to be one of the greatest and most important words in our uses. Today's conversation in fact will be based on the words like apostrophe, soliloquy, monologue, aside and chorus. These are the words that we will like to discuss on. We like to see how they are used in our literature. इनमें क्या डिफरेंस, क्योंकि सभी जितने भी वर्ड्स आप ये देख पा रहे हैं ये सारे के सारे वर्ड्स एक तरह की स्पीचेस जिनमें स्पीकर अपने किसी न किसी इंटेंशन को रिवील करता है, किसी न किसी बात को सामने रखता है, उसको क्लियर करता है। स्पीकर सभी में है और कहीं न कहीं सभी का रिलेशन जो है वह ड्रामा से रहा है, हालांकि कुछ चेंजेस होकर के पोएट्रीज में भी इनका यूज किया गया है। So we like to start with the first, that is soliloquy. Soliloquy has been derived from Latin word solo and loquo. soliloquy का यूज हमारे स्पीचेस में ऑलमोस्ट तौर से इस तरह से किया जाता है जब एक स्पीकर स्टेज पर प्रेजेंट होता है और उसके आसपास कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है. इनफैक्ट ही इज लोनली ऑन द स्टेज, देयर इज नोबडी टू लिसन हिम एक्सेप्ट द ऑडियंस इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. लेकिन यह जो बातें वो कहता है उसका इंटेंशन ऑडियंस को बताना भी नहीं होता है, बल्कि वह अपने आप से बातें कर रहा होता है. That is how the Latin word solo. Solo, which a word that has come from Latin, it has the relation to himself. And loquor. Loquor is another Latin word that helps to make soliloquy. Loquor का मतलब होता है I speak. मतलब होता है I speak to myself. अगर दोनों वर्ड्स को जोड़ा जाए तो I जो होता है, I means speaker, क्योंकि हम प्रोनाउन में जानते हैं फर्स्ट पर्सन स्पीकर के रूप में यूज किया जाता है, तो I यहाँ पर जो है खुद से स्पीक करेगा. That is what soliloquy. Soliloquy is a speech delivered by a single speaker in absence of other characters to reveal his inner thought. वह अपने अंदर के विचारों को, अपने अंदर के ख्यालों को प्रेजेंट करता है और यही soliloquy एक लिटरेरी डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है. It was first coined in 4th BC in Liber Soliloquiarum by Augustine and verb form soliloquies in 1759, but first use of soliloquy is in 1613 accords Webster Dictionary. यहाँ पर soliloquy सबसे पहले वर्ड के रूप में आई कब? soliloquy को वर्ब के रूप में soliloquies के रूप में किस तरह से यूज किया गया, और soliloquy एक लिटरेरी डिवाइस. यहाँ soliloquy दो वर्ड हैं. soliloquy एक वर्ड है, शब्द है, जिसका पहली बार कब यूज किया गया और किसने यूज किया, कहां पर, और दूसरा है soliloquy जो लिटरेरी डिवाइस है, और उस लिटरेरी डिवाइस का सबसे पहले कब यूज शुरू किया जाता है. हालांकि ये डिवाइसेस इतनी ओल्ड हैं कि इनके बारे में सही ढंग से बता पाना मुश्किल है
कि कब शुरू हुआ और किसने शुरू किया, लेकिन एक गेस, एक रिसर्च के बाद हमें मालूम चला कि सॉलिलॉक्वी जो वर्ड है वो सबसे पहले 4th सेंचुरी की शुरुआत और 5th सेंचुरी के लास्ट में आने वाले पोएट ऑगस्टाइन ने अपनी एक ट्रेटीज में, जिसका नाम था लिबर सोलिलोक्वियरम, उसमें सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया था। और उसके बाद सॉलिलॉक्वी का यूज थिएटर में, चूंकि ड्रामा से इसका रिलेशन हो जाता है, थिएटर में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड में यह रेनेसा के टाइम से यूज होना शुरू होता है। हालांकि सॉलिलॉक्वी जो डिवाइस है उसको शेक्सपियर ने भी अपने ट्रेजेडीज में खास तौर से यूज किया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सॉलिलॉक्वी को रियलाइज करने का टाइम अबाउट 1613 होता है। एक डेट जिसको वेबस्टर डिक्शनरी बिलीव करती है, इसमें दिया है। सॉलिलॉक्वी स्पीच को एड्रेस करने वाला एक नाउन फॉर्म, जिसके वर्ब फॉर्म सोलिलोक्वाइज का यूज ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले वर्ब फॉर्म का यूज इसका 1759 में किया गया था। तो सॉलिलॉक्वी वर्ड को सबसे पहले लिबर सोलिलोक्वियरम में ऑगस्टाइन ने यूज किया 4th, 5th और 5th सेंचुरी के साथ, और वर्ड के रूप में तो यूज हो गया, लेकिन अपनी स्पीचेस में यूज होता रहा। इंग्लैंड में जब रिनेसा आ जाती है तो उसके साथ सॉलिलॉक्वी का यूज किया गया। वेबस्टर डिक्शनरी का माने तो अबाउट 1613 में इस तरह की सॉलिलॉक्वीज का एक अवेयरनेस के साथ यूज शुरू होता है स्टेजेस पर। ढेर सारी फेमस सॉलिलॉक्वीज हैं, जैसे हमने कहा हैमलेट में हमारे पास सॉलिलॉक्वीज हैं, टू बी और नॉट टू बी, बहुत ढेर सारी हैं। इसी तरह से मैकबेथ में हमारे पास सॉलिलॉक्वीज हैं। अगर हम मैकबेथ में देखें तो वहां पर हमारे लिए एक तरह का चाहे वो स्लीप वॉकिंग सीन की स्पीचेस हो, जहां पर हम देखते हैं कि अकेले में बात कर रहा हो, चाहे मैकबेथ की आपस में बातें हो, तो वो सभी हमारे लिए सॉलिलॉक्वी, जबकि स्टेज पर कोई प्रेजेंट नहीं होता है, वो अपनी बातों को रखते हैं। कुछ इसी तरह का कन्वर्सेशन वो डैगर सीन में भी करते हैं। लेकिन रोमियो एंड जूलियट जो एक बहुत ही बेहतरीन रोमांटिक और ट्रेजिक लव स्टोरी है, उस ट्रेजिक लव स्टोरी में भी एक विंडो सीन है, और उस विंडो सीन में जूलियट अपनी मेंटेलिटी को, अपनी मनोदशा को रिप्रेजेंट करती है। और इस बात को रोमियो एंड जूलियट में जूलियट रोमियो को एड्रेस करते हुए एक अकेले में खुद से बातें करती है। व्हाट शी सेज, ओ रोमियो रोमियो wherefore art thou Romeo, deny thy father and refuse thy name, or if thou wilt thou not be sworn my love, and I will no longer be a Capulet। चूंकि ये दो फैमिली मॉन्टेग और कैपुलेट फैमिलीज की राइवलरी को प्रेजेंट करती हैं, तो यहां पर जूलियट का लव रोमियो के लिए, रोमियो के एब्सेंस में खुद से बातें करते हुए बताती हैं कि वह अपने फादर जो मॉन्टेग हैं उनको डिनाई करे, उनकी डायनेस्टी से अपने आप को अलग सोचे, और उनके लिए सोचे, जूलियट के लिए सोचे, और जूलियट अपने आप को अपनी फैमिली कैपुलेट से अलग सोचेंगी, और इस तरह से दोनों सिर्फ लव के बारे में सोचें, ना कि अपनी अपनी फैमिलीज और फैमिली के राइवलरी के बारे में सोचें, जिससे उनके लव को प्रॉब्लम हो या उनका लव कहीं न कहीं सकम करे, वो डेथ की ओर जाए। तो सॉलिलॉक्वी एक ऐसी स्पीच है जिसको एक स्पीकर बिना किसी और स्पीकर के या एक्टर के स्टेज पर प्रेजेंट करता है, अपनी इनर फीलिंग को रिवील करने के लिए, और उस तरह के स्पीचेस जिसको वह शायद किसी और से नहीं सुना सकता है, दैट इज व्हाट सॉलिलॉक्वी। सॉलिलॉक्वी का यूज पहले बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन धीरे धीरे करके सॉलिलॉक्वी का जो यूज हुआ वो अब कम हो गया है। अब ज्यादातर सॉलिलॉक्वीज के बजाय असाइड का यूज किया जाता है, हालांकि अभी मॉडर्न में भी सॉलिलॉक्वी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी डिस्कस इज मोनोलॉग। Monologue has been taken from Greek word
मोनोस एंड लोगोस। स्पीचेस में कई स्पीचेस हैं जो एक दूसरे के साथ मिल करके इनर फीलिंग को रिवील करने का काम करती हैं, अंदर की फीलिंग को रिवील करने का काम करती हैं। मोनोलॉग इज आल्सो वन ऑफ देम। जैसा हम देख सकते हैं, मोनोलॉग को ग्रीक वर्ड मोनोस एंड लोगोस से बनाया गया है। अगर हम मोनोस और लोगोस की बात करें तो मोनो का रिलेशन जो होता है वो सिंगल से होता है, अलोन से होता है, जबकि लोगोस का जो रिलेशन होता है वो स्पीच से होता है। तो कहीं ना कहीं यह ऐसी बात करता है कि मोनोस एंड लोगोस, मोनोस सिंगल, लोगोस स्पीच, एक सिंगल पर्सन की स्पीच होती है। लेकिन सिंगल स्पीच तो सॉलिलॉक्वी भी थी और सिंगल स्पीच मोनोलॉग भी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सॉलिलॉक्वी को डिलीवर करते समय स्टेज पर कोई और पर्सन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, द स्पीकर शुड बी अलोन। लेकिन मोनोलॉग के लिए जरूरी है कि देयर शुड बी एट लीस्ट वन लिसनर, कम से कम एक पर्सन सुनने वाला होना चाहिए जो स्पीकर के साथ होना चाहिए। बट इट इज कंपल्सरी दैट द स्पीकर will not be interrupted by the listener even for a single time. एक बार भी लिसनर जो है वो अपनी बातों को बोलेगा नहीं, या केवल स्पीकर ही होगा जो अपनी बातों को कह रहा है। तो सिंगल दोनों में डिफरेंस इस तरह से। मोनोलॉग पॉसिबली सबसे ज्यादा पॉपुलर या लिटरेरी डिवाइस है जिसके सबसे ज्यादा काइंड्स के रूप में भी हम देख सकते हैं। ओल्ड अगर हम लिटरेचर में चले, खास तौर से रोम और ग्रीक के लिटरेचर में, जहां पर हम देख सकते हैं ढेर सारे यूजर्स, तो वहां पर हम देखते हैं कि हमारे लिए इंट्रेंस, लिंकिंग, एग्जिट, मोनोलॉग्स इंडिकेट पैसेज ऑफ टाइम विद इन सीन्स इन रोम। सबसे पहले अगर देखा जाए तो पुराने समय में जो मोनोलॉग यूज किए जाते थे वह हमें रोम और ग्रीक में यूज होते हुए मिलते हैं, जहां पर हम ये देखते हैं कि मोनोलॉग का रिलेशन होता है इंट्रेंस, लिंकिंग और एग्जिट के साथ। अगर हम वर्ड्स को ठीक तरह से समझें तो इंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश, लिंकिंग का रिलेशन होता है जोड़ना, और एग्जिट का मतलब होता है बाहर। एक्चुअल में जो पुराने ड्रामास लिखे जाते थे उन ड्रामास के टाइम का जो कॉम्बिनेशन होता था वो काफी डिस्टेंस रखता था। एक सीन से दूसरी सीन के बीच का टाइम जो होता था इतना गैप होता था कि उसको कोरिलेट करने की जरूरत होती थी। लिटरेरी डिवाइस के रूप में मोनोलॉग का ही यूज किया गया था, और इन मोनोलॉग को इंट्रेंस मोनोलॉग, लिंकिंग मोनोलॉग या एग्जिट मोनोलॉग कहा गया, जिनका स्पेशली काम था टू इंडिकेट पैसेज ऑफ टाइम विद इन सीन्स। एक्चुअल में दो सीन के बीच में कितना टाइम स्लिप हुआ, उस टाइम के बीच में क्या क्या हुआ, एक शॉर्ट में मोनोलॉग के जरिए स्पीकर अपनी बात को ऑडियंस के सामने रखती थी, लिसनर के सामने रखता था, बात करता था, जिससे ऑडियंस को मालूम हो जाती थी कि यह टाइम गैप हो चुका है। तो स्पेशली इंट्रेंस, लिंकिंग और एग्जिट मोनोलॉग्स जो हैं वह ओल्ड टाइम के रोम लिटरेचर से रिलेशन रखते हैं, जिनका रिलेशन होता है टाइम जो हमारी सीन्स के बीच में स्पेंड होते हैं और जिसे वह लिसनर से बात करता हुआ कोई स्पीकर ऑडियंस को अपने बारे में, इस टाइम के स्पेंड होने के बारे में बताता है। नेक्स्ट कैटेगरी है इंटीरियर मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग, इंटरनल मोनोलॉग, एक्टिव मोनोलॉग, नरेटिव मोनोलॉग आर आल्सो इट्स काइंड। मोनोलॉग के भी अपने अलग अलग काइंड्स हैं, जहां पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा चर्चित तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, लेकिन इसके अलावा भी इंटीरियर मोनोलॉग भी बहुत ही ज्यादा चर्चित है, बहुत ही ज्यादा डिस्कस किया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटीरियर मोनोलॉग के बारे में। इंटीरियर मोनोलॉग एक ऐसा मोनोलॉग होता है जिसमें लिसनर भी होता है, स्पीकर भी होता है, बट स्पीकर
अपने एक्सपीरियंस को लिसनर से बोलते हुए जनरलाइज करता है। इनफैक्ट वह इस तरह से अपनी बातों को सामने रखता है कि वह अपनी एक्सपीरियंस को, जो उसके इनर अंडरस्टैंडिंग है, उसको वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड के सामने उसको दिखाता है। इस तरह से वह इनर फीलिंग को एक्सटर्नल करता है, अपने अंदर की भावनाओं को बाहर लेकर आता है, और एक तरह का यह ऑडियंस के लिए इंफॉर्मेशन होता है, वो ऑडियंस के लिए अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा होता है। तो इनर फीलिंग को वह आउटर में लेकर जाता है। दिस इज व्हाई इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग जैसे टी.एस. एलियट की द लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफ्रॉग, प्रूफ्रॉग अपने इनर फीलिंग को वर्ल्ड के सामने, वर्ल्ड वार के टाइम के समय के अपने एक्सपीरियंस को जनरलाइज करता हुआ शेयर करता है। दैट इज हाउ इट बिकम्स टू बी इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग इनर फीलिंग को एक्सटर्नलाइज करना, बाहर लेकर आना, और एक तरह के एक्सपीरियंस के रूप में जो आप अपने ऑडियंस को, अपने लिसनर को शेयर करते हैं। दैट इज इंटीरियर मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग, जैसा मैंने पहले ही बताया कि ड्रामेटिक मोनोलॉग सभी मोनोलॉग में से सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट यूज्ड मोनोलॉग है, जिसके रूप में हमें रॉबर्ट ब्राउनिंग याद आते हैं। स्पेशली अगर मोनोलॉग की बात होती है, खासतौर से ड्रामेटिक मोनोलॉग की, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए यह क्रेडिट दिया जाता है कि ही कैन बी द प्रोफाउंड पोएट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक का रिलेशन नरेशन से होता है। अगर स्पीकर अपनी बात में नरेशन रखता है, नरेशन का सेंस अड्रेशन, संबोधन, अगर वह संबोधन रखता है, अड्रेशन रखता है, तो उस तरह की जो मोनोलॉग होती हैं वो ड्रामेटिक मोनोलॉग हो जाती है। तो नरेटिव टेक्निक होनी चाहिए, अड्रेशन होना चाहिए, वह मोनोलॉग ड्रामेटिक मोनोलॉग हो जाएगी। एक बार फिर से मोनोलॉग की सभी फीचर्स इसमें भी हैं, लेकिन इसमें जो होता है वह स्पीकर अपनी बातों को लिसनर के सामने रखता है, नॉट इन द वे कि वह अपने थॉट को जनरलाइज कर रहा है, ना इस तरह से कि वह अपने विचारों को एक्सपीरियंस के रूप में वर्ल्ड को बांट रहा है, बट वह अपने इनर फीलिंग को केवल लिसनर से शेयर करता है। जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग की माय लास्ट डचेस या टेनिसन की यूलिसीज बेहतरीन एग्जाम्पल हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के। ड्रामेटिक मोनोलॉग में यूलिसीज खुद की एक्सपीरियंस को तो बात करता ही है, साथ में वो अपनी डिजायर को सामने रखता है, जिसका इंटेंशन यह बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो वर्ल्ड को कुछ इस तरह से शेयर करना चाहता है। इसी तरह से अगर हम बात करें रॉबर्ट ब्राउनिंग की माय लास्ट डचेस में, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि ड्यूक ऑफ फेरेरा अल्फोंसो सेकंड का जो एक्सपीरियंस है, वह ड्यूक अपने एक मैसेंजर से बात कर रहे हैं मैरिज को लेकर, वो पर्सनल चीजों को शेयर कर रहे हैं और एक प्रेस्टीज दिखाने की बात, जनरलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इनर फीलिंग है बट उसको एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश नहीं है, एक्सपीरियंस को शेयर करने की कोशिश नहीं। दैट इज हाउ नैरेटिव का इंप्रेसिव होना, नैरेटिव का इंप्रेसिव होना या डोमिनेंट होना ही इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग बनाता है। नेक्स्ट इज इंटरनल मोनोलॉग। इंटरनल मोनोलॉग कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है इंटीरियर मोनोलॉग से, क्योंकि दोनों के एक तो नेम साउंड करते हैं और दोनों का रिलेशन भी कहीं कहीं है, लेकिन इंटरनल जो मोनोलॉग है वो साइकोलॉजिकल होता है। वैसे तो पूरे मोनोलॉग साइकोलॉजिकल होते हैं, बट इंटरनल मोनोलॉग इज साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल इन द सेंस कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम खुद से बातें करते हैं बट बोल के बातें नहीं करते, अपने अंदर ही हम बातें कर जाते हैं, खुद से बातें होती हैं, सेल्फ टॉक। इसीलिए इंटरनल मोनोलॉग को सेल्फ टॉक कहा जाता है। सेल्फ से टॉक करना, बट वह साउंड जो होते हैं, वर्ड जो होते हैं, वो बाहर नहीं आते, विदाउट वर्ड हम अपने आप से बात करते हैं, और उसी चीज को हम इंटरनल मोनोलॉग कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सिर्फ सोच रहे होते हैं लेकिन हमारे दिमाग में बातें चल रही होती हैं और हम खुद से बातें कर रहे होते हैं,
साउंड बाहर नहीं निकल रहा होता है, वर्बल नहीं होता है, बट इंटरनल में हमारे इनर में वो बातें चल रही होती हैं जो एक तरह की स्पीच होती है। इसको बाद में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में जेम्स जॉयस ने अपने नॉवेल में यूज किया। हेनरी जेम्स ने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम की एक बुक में इसका यूज किया, जहां पर उन्होंने इसी प्रोसेस को, जब इंसान बाहर नहीं बोल पाता है, खुद से बातें कर रहा होता है, उस टेक्निक को अगर हम नॉवेल में लेकर जाते हैं तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, और अगर हम उसको मोनोलॉग के रूप में देखते हैं तो दैट इज इंटरनल मोनोलॉग, जब स्पीकर खुद से बात कर रहा हो, अनवर्बल मतलब साइलेंट स्पीकिंग होती है, खुद से बातें हो रही होती है, साउंड बाहर नहीं आती, दैट इज इंटरनल मोनोलॉग। ऐसी राइटिंग हार्डली मिलती है, हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में इसको जाकर के देख सकते हैं जहां पर इस तरह की चीजें हमको मिलती है। जैसे अगर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें, टी.एस. एलियट की एक ड्रामा है द फैमिली रियूनियन, जहां हैरी नाम के कैरेक्टर को लगता है कि उसने अपनी वाइफ को पुश कर दिया एंड शी डाइड, ऐसा उसको लगता है क्योंकि वो खुद से बातें करता है, उसको ऐसा रियलाइज होता है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज इंटरनल मोनोलॉग। एक्टिव मोनोलॉग, एक्टिव मोनोलॉग एक ऐसा मोनोलॉग होता है जिसके साथ एक टारगेट जुड़ा होता है, एक गोल जुड़ा होता है, और उसका गोल जो होता है क्लियर होता है, मतलब उसे क्या चाहिए ही नोस, जहां वो घुमा फिरा करके बातें नहीं करता है। जैसे अगर हम टेनिसन के यूलिसिस की बातें करें तो वह क्लियर यह कहता है कि उसको क्या करना है, he wants to go and roam over the world, और ज्यादा जानकारी लेना, that is his intention, that is his goal, और वो अपने गोल को क्लियर करता है। तो that kind of monologue will be active monologue। बट दूसरी जो मोनोलॉग होती है that is called narrative monologue। नैरेटिव में बात को नरेट किया जाता है, ड्रामेटिक ढंग से प्रेजेंट किया गया होता है, जहां पर हम कोई स्टोरी को नरेट करके अपनी बात को क्लियर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए ऐसे मोनोलॉग में, नरेटिव मोनोलॉग में ज्यादातर हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, क्योंकि जो स्पीकर है वो किसी पास्ट की स्टोरी को नरेट करता है जो उसके कंसर्न को प्रेजेंट कर सके। जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी लास्ट डचेस में, वह लुक्रेजिया जो अल्फोंसो की लास्ट डचेस थी जिनकी डेथ हो चुकी थी, इनफैक्ट उनको हैंग कर दिया गया था, उनके बारे में बात करता है और अपनी इंटेंशन को क्लियर कर रहा है। तो डेफिनेटली उसका ये इरादा है कि वह शादी भी करेगा, बट एक इरादा और साथ साथ है जो क्लियर कर रहा है इनडायरेक्टली उस स्टोरी के जरिए, उस कहानी के जरिए जो पास्ट में हुई, कि उनको किस तरह से, अगली वाइफ को किस तरह से वहां पर रहना है। दैट इज हाउ नैरेटिव मोनोलॉग कम्स हियर। सबसे पहले इंटीरियर मोनोलॉग की अगर बात किया जाए तो यूज करने के लिए एडवर्ड डुजरडाइन्स की एक रचना होती है जिसका नाम है लेस लॉरियर्स सॉन्ट कॉप्स जो वर्क है, इस वर्क का इंग्लिश में मतलब होता है विल टू द वुड्स नो मोर। यह एक इंटीरियर मोनोलॉग है, बेहतरीन इंटीरियर मोनोलॉग है, जिसको डुजरडाइन्स ने सबसे पहले 1887 में यूज किया था। तो इंटीरियर मोनोलॉग भी एक साइकोलॉजिकल स्टडी होता है, जहां पर हमने आपको पहले ही बताया कि स्पीकर अपनी एक्सपीरियंस को जनरलाइज करता है, एक्सटर्नलाइज करता है और शेयर करता है वर्ल्ड को अवेयर करने के रूप में या बताने के रूप में। इसको सबसे पहले एडवर्ड ने अपने इस रचना लेस लॉरियर सॉन्ट कॉप्स में यूज किया था 1887 में। F.D. Hemans and L.E. Landons in the Improvisatrice for Romantic Poetry। अगर हम बात करें रोमांटिक पोएट्री के बारे में, तो रोमांटिक पोएट्री को हमने पढ़ा है, वो ज्यादातर ड्रामेटिक लिरिक रही है, क्योंकि रोमांटिक पोएट्री में फर्स्ट पर्सन में बातें की जाती हैं।
ड्रामेटिक मोनोलॉग हो या कोई भी मोनोलॉग हो, सभी में फर्स्ट पर्सन स्पीकर ही बात करता है। बट एक डिफरेंस हो जाता है, जो रोमांटिक पोएट्री है उसमें स्पीकर पोएट खुद हो जाएगा। इसलिए इस तरह की पोएम्स जो रोमांटिक पोएट्री के रूप में जानी जाती हैं, या जिनको हम बाद में ड्रामेटिक लिरिक कहते हैं, जिनको जॉन डंट ने अपनी पोएम, चाहे वो कैनोनाइजेशन हो, चाहे उनकी अ वैलिडेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग हो, सभी में उन्होंने ड्रामेटिक लिरिक में यूज किया। ड्रामेटिक मोनोलॉग और ड्रामेटिक लिरिक के बीच का जो डिफरेंस है वो कुछ इस तरह से है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में स्पीकर पोएट कभी नहीं हो सकता है, जबकि ड्रामेटिक लिरिक में, या जिसको हम बाद में रोमांटिक पोएट्री भी कहते हैं, इसके लिए स्पीकर के रूप में सिर्फ पोएट का ही यूज किया जा सकता है। जैसे अगर हम ड्रामेटिक लिरिक या रोमांटिक पोएट्री की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटर नेवी, जिसमें वर्ड्सवर्थ खुद स्पीकर, या पीबी शेली की कोई भी पोएम आप ले सकते हैं, और मॉन्ट ब्लैंक उनकी जो पोएम है, खास तौर से वह पोएम उनकी खुद से स्पीच है, खुद से बातें हैं, खुद की बात करते हैं स्पीकर। रोमांटिक पोएट्री इस तरह की रोमांटिक पोएट्री जिसका सिमिलरिटी मोनोलॉग से होता है, उसको डेवलप करने का रिस्पांसिबिलिटी खास तौर से 19th सेंचुरी की दो पोएटेस को जाता है, फेलिसिया डोरोथिया हेमंस और एल.ई. लेटिशिया एलिजाबेथ लैंडन्स को जाता है, जो उस समय की 19th सेंचुरी की पोएटेस थी। और लैंडन्स की रचना द इम्प्रोवेंसटराइज जो एक वर्क है, उस वर्क में सबसे पहले रोमांटिक पोएट्री को डेवलप करने का काम लैंडन्स ने किया था। लेकिन बाद में इसको मोनोलॉग से अलग समझा गया, क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग या कोई मोनोलॉग हो, उसमें स्पीकर खुद पोएट नहीं हो सकता है। रोमांटिक पोएट्री को ड्रामेटिक लिरिक की कैटेगरी में रखना बेहतर होगा। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी एक फिगर ऑफ स्पीच भी होता है, जिसको हम जानते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स को एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए यूज किया जाता है। बट इसका यूज हम ड्रामास में भी करते हैं, और ड्रामास के रूप में जब भी हम इनका यूज करते हैं तो वी एड्रेस टू एन इमेजिनरी और इनएनिमेट पर्सन्स, जिसको हमने ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है। ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ एपोस्ट्रोफी है, जिसको हम एड्रेस के लिए यूज करते हैं, संबोधन के लिए यूज करते हैं। और जिसको संबोधित किया जाता है वह कोई इमेजिनरी पर्सन भी हो सकता है या कोई रियल पर्सन भी हो सकता है, दोनों तरह के पर्सन हो सकते हैं, लेकिन खास तौर से इमेजिनरी पर्सन होता है। रियल पर्सन भी हो सकता है, लेकिन वो वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो इमेजिनरी ही मान लिया जाता है। इनएनिमेट थिंग्स कभी-कभी हम पर्सनिफाइड थिंग्स लेते हैं, निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान करके हम उनसे बातें करते हैं, तो दैट काइंड ऑफ एड्रेशन इज गोइंग टू बी एपोस्ट्रोफी। जैसे जॉन कीट्स ने एक मिस्टीरियस प्रीस्ट से बात किया है अपनी ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। इस ओड में जॉन कीट्स ने कहा, टू व्हाट ग्रेट ऑल्टर ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट। यहां पर जो प्रीस्ट है इज अ मिस्टीरियस, इज एन इमेजिनरी, उस प्रीस्ट का पता नहीं है, बट उस प्रीस्ट को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए पोएट ने अपनी बातें कही हैं। दिस इज हाउ पोएट अकेला है। एक बार फिर से एपोस्ट्रोफी का भी रिलेशन जो होता है वो अकेले से ही, अकेले में है और वह किसी और को एड्रेस करते हुए बातें करता है। जैसे टेनिसन ने ब्रेक 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 में सी को एड्रेस करते हुए कहा, ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। सी को इस तरह से एड्रेस कर रहा है जैसे सी उसको सुन रहा है, जैसे उसकी बातों को समझ रहा है। तो इस तरह का एड्रेशन, वो चाहे सी के रूप में नॉन लिविंग थिंग्स हो, या प्रीस्ट जो लिविंग हो सकता है बट यहां पर एब्सेंट है, मिस्टीरियस है, ऐसे पर्संस को एड्रेस करके जब कोई बात कही जाती है तो वह स्पीकर पोएट खुद हो सकता है, जैसा कि पोएट खुद होता है, अधिकतर ऐसा होता है मोस्टली। और इस तरह के चूंकि एड्रेशन होते हैं, संबोधन होते हैं, दिस इज हाउ इट बिकम्स टू बी द यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। तो एपोस्ट्रोफी एक ऐसा स्पीच है जो इनएनिमेट थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को, या किसी इमेजिनरी एब्सेंट थिंग को, पर्सन को एड्रेस किया जाता है, जिसमें स्पीकर पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स को अपनी बातें करता है। नेक्स्ट इज कोरस। कोरस एक
ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है। काफी डिबेटेड, काफी बहस किया ये वर्ड होता है, काफी पुराना इसका यूज होता है। कोरस इज अ ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस या परफॉर्मर्स इन सिंगिंग एंड डांसिंग इन ग्रीक ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। कोरस का रिलेशन जो होता है वो हमेशा एक ग्रुप से होता है, वो चाहे वो सिंगिंग के रूप में हो या फिर डांसिंग के रूप में हो, दोनों तरह से कोरस का रिलेशन ग्रुप से ही होता है। सबसे पहले कोरस का यूज ग्रीक ट्रेजेडीज में किया गया। हम जानते हैं हमारे जो ओल्ड लिटरेचर उनमें ट्रेजेडीज को प्रेफर किया जाता था, ग्रीक ट्रेजेडीज, लेकिन वहां की कॉमेडीज में भी कोरस का यूज किया गया। कोरस का स्पेशली जो फंक्शन होता था वो कहीं न कहीं यहां पर दिए गए एंट्रेंस, लिंकिंग और एग्जिट मोनोलॉग की तरह होता है। हालांकि इस मोनोलॉग होने की वजह से सिंगल स्पीकर होता है, लेकिन कोरस जो होता है वो ग्रुप होता है, इसलिए उसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं। दोनों का काम लगभग सेम है। इन सभी का चाहे एंट्रेंस हो, लिंकिंग हो, एग्जिट, मोनोलॉग्स हो या टाइम के गैप में क्या हुआ उसके बारे में बताते हैं। सेम फंक्शन कोरस का होता है, जो सिंगिंग के जरिए, परफॉर्मेंस के जरिए, डांसिंग के जरिए जो पहले घटना हुई है या आने वाले समय में जो घटना होगी उनके बीच का रिलेशन करते हैं। पहले जो कोरस का यूज हुआ उसमें जो कोरस होते थे दे वर नॉट द एक्टर्स ऑफ द ड्रामास और नॉट द एक्टर्स ऑफ द वर्क। वो वर्ग के या ड्रामा के एक्टर नहीं होते थे। लेकिन जब टीएस इलियट ने इसको 20वीं सेंचुरी में यूज करना शुरू किया अपने ड्रामास में, तो उन्होंने ये वेरिएशन रखा कि उनके जो कोरस होते थे वो उनके अपने ही एक्टर होते थे, और जब वो कोरस बनते थे तो उनमें एक यूनिटी दिखती थी, एक जैसी बातें करते थे, और जैसे ही कोरस के रोल से वो अलग होते थे वो इंडिविजुअल पर्सन हो जाते थे। जैसे द फैमिली रियूनियन में अगर आप देखें तो आइवी, जेराल्ड और चार्ल्स, ये सभी मिलकर के एक साथ जब बातें करते हैं तो यह एक कोरस होता है। लेकिन जब अलग अलग हो जाते हैं, और ये एक्टर भी है ड्रामा, तो अगर आप टीएस इलियट की बात करते हैं तो उन्होंने एक्टर को ही कोरस बना लिया था। लेकिन ग्रीक में अगर आप चलते हैं तो कोरस आपको अलग अलग मिलते हैं। सबसे पहले कोरस का यूज या फर्स्ट एक्टर के रूप में जो कोरस का यूज किया था, ऐसा माना जाता है कि ओल्ड समय के जो ऑलमोस्ट 6th सेंचुरी बीसी के जो ड्रामेटिस्ट थे टेस्बीस, इन्होंने यूज किया था, और इनकी कोरस के लिए 50 मेन होने चाहिए थे। 50 आदमियों का एक साथ ग्रुप होता था जो परफॉर्मेंस करता था, जिसको सबसे पहले तेप्सीस 6th सेंचुरी बीसी में यूज करते थे। बाद में एस्चिलस ने भी कोरस का यूज किया अपने ड्रामास में, जिनके लिए 12 मेन की जरूरत होती थी। इन्होंने 50 के बजाय 12 मेन से कोरस कराया, 12 लोगों को कोरस में इन्वॉल्व करते थे। बाद में उस समय के ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड ऑलमोस्ट वर्ल्ड नोन ड्रामेटिस्ट सोफोक्लिस थे, जिनकी एंटिगन बड़ी फेमस रही है ड्रामा के रूप में। उन्होंने 15 मेन के साथ अपनी ट्रेजेडीज में कोरस को परफॉर्म कराया। लेकिन बाद में जब कोरस को ही कॉमेडीज से रिलेट कराया गया, कॉमेडीज में परफॉर्म कराया गया, उस कंडीशन में कोरस की जो नंबरिंग थी वो 24 थी। 24 लोगों को इंक्लूड करके ग्रीक कॉमेडी में कोरस का यूज किया जाता था। कोरस का यूज अभी कोई संख्या नहीं है, कौन कितना यूज कर सकता है, कितने लोगों को इंक्लूड कर सकता है। 2 लोग भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन ओल्ड टाइम में तेस्बीस ने 50, एस्चिलस ने 12, सोफोक्लिस ने 15, और ओल्ड जो ग्रीक कॉमेडी है उसमें 24 मेन मिलकर के कोरस का रोल किया करते थे। जो ड्रामा के या जहां पर भी कोरस हो रहा है, चाहे वो नॉवेल में हो रहा है, नॉवेल तो थी नहीं, उसमें वो कैरेक्टर नहीं होते थे, वो एक्टर नहीं होते थे। दे वर द आउटसाइडर्स, जिनको हम कोरस परफॉर्मेंस के लिए बुलाते थे। असाइड, अगला जो स्पीच है, अगला जो डिलीवरेंस है वो असाइड है। असाइड का जो यूज किया जाता है वो इज फॉर ऑडियंस, नॉट इंटेंडेड फॉर एक्टर्स ऑन द स्टेज। इनफैक्ट असाइड जो है वह सॉलिलॉक्वी की तरह होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। अगर हम सॉलिलॉक्वी की बात करते हैं तो स्पीकर इज अलोन ऑन द स्टेज, लेकिन जब असाइड की बात करते हैं तो स्पीकर के साथ साथ
और भी कैरेक्टर स्टेज पर होते हैं, लेकिन जो भी बातें एड्रेस की जाती हैं वो ऑलमोस्ट ये इंटेंड किया जाता है, ये सोचा जाता है कि स्टेज पर प्रेजेंट जो भी एक्टर्स हैं वह उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, नॉट इंटेंडेड फॉर एक्टर्स ऑन द स्टेज, बल्कि वह ज्यादातर जो स्पीकर होता है अपनी बात को ऑडियंस के सामने रखता है। जहां सॉलिलॉक्वी में कोई स्टेज पर होता नहीं था, वहीं असाइड में स्टेज पर होते हैं, और असाइड जैसा होता है कि साइड में होकर, किनारे होकर ऑडियंस को एड्रेस करते हुए बात कहना ही असाइड कहलाता है। फेमस असाइड रही है सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए, यहां पर मैकबेथ की एक असाइड दी गई है जहां पर हम देखते हैं, और मैकबेथ स्पीक्स हैकेट सीन के बाद, टाइम दाउ एंटीसिपेट्स माय ड्रेड एक्सप्लॉइट्स। एक्चुअली हैकेट सीन जहां पर मैकबेथ अपने डेथ के बारे में 3 प्रोफेसिस लेकर जाता है कि उसको कोई भी वुमन बॉन्ड मार नहीं पाएगा जब तक कि बर्नम का जंगल चल के डेंसिनन हिल तक नहीं आ जाएगा, वो मारा नहीं जा सकता, या फिर उसे सावधान रहना पड़ेगा मैकडफ के अगेंस्ट। ये सभी बातें वो जैसे जानता है और प्लान करता है कि वो मैकडफ के ऊपर अटैक करेगा, तभी लेनॉक्स वहां आकर के मैकबेथ को बताता है कि मैकडफ इंग्लैंड जा चुका है। इस बात को सुनकर लेनॉक्स के प्रेजेंट होने के बावजूद थोड़ा साइड में होकर के मैकबेथ टाइम को एड्रेस करता हुआ कहता है, टाइम दाउ एंटीसिपेट्स माय ड्रेड एक्सप्लॉइट। टाइम, तुम्हें मालूम था मेरे खौफनाक कारनामों के बारे में जिनको मैं करने जा रहा था, और तुमने उसको पहले ही सचेत कर दिया। लेकिन ये जो स्पीच उसकी है वह मैकबेथ यह इंटेंड करता है कि लेनॉक्स उसको नहीं सुन रहा है। इस तरह से यह असाइड होती है। असाइड का यूज हैमलेट में भी, हैमलेट की स्पीच में है जहां वो कहता है, अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, जबकि उसके सामने क्लॉडियस और पोलोनियस स्टेज पर प्रेजेंट होते हैं और वह अपनी बातों को रख रहा होता है, यह इंटेंड करते हुए कि पोलोनियस और क्लॉडियस उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं। इन सभी स्पीचेस से ही मिलता हुआ एक स्पीच होता है जिसको हम एपिफैनी कहते हैं। एपिफैनी का मतलब होता है सडन रियलाइजेशन या सडन अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कई थॉट्स में, अपने आप में लगे हुए हैं, कई विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं, और अचानक से एक विचार स्ट्राइक करता है और हमारी पूरी कैरियर बदल जाती है, हमारे पूरे विचार बदल जाते हैं, हमारा पूरा इरादा बदल जाता है। जैसे अगर आप देखें हैमलेट में, हैमलेट इंग्लैंड को जा रहा है, अचानक से उसके अंदर थॉट आता है कि वो लेटर को देखे, उसमें लिखा गया। लेटर को देखने के साथ साथ सोचता है कि कंट्री को छोड़कर जाना अच्छा नहीं। पहले से तैयार है, कंट्री की जैसे बात आती है, पूरी कहानी वहां से बदल जाती है और तुरंत वापस अपनी कंट्री में आ जाता है और अपनी बातें करता है। एपिफैनी का रिलेशन जो होता है सडन रियलाइजेशन से होता है, अचानक से रियलाइज करना ही एपिफैनी कहलाता है। एपिफैनी में भी इनर फीलिंग्स चल रही होती है, अंदर थॉट चल रहे होते हैं। फर्क ये होता है, जैसे अगर कंफ्यूजन हो तो यहां पर इंटरनल मोनोलॉग जो अंदर चल रहा होता है, बट उसमें रियलाइजेशन नहीं होता है, बातें चल रही होती है, अपने आप में बात करें, कोई रियलाइजेशन आपको नहीं होता है। लेकिन जब एपिफैनी की बात करते हैं तो अंदर आपके कई साउंड्स चल रहे हैं, कई बातें चल रही हैं, कई थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन अचानक से आपको रियलाइज होता है कि आपको करना क्या है और आप उसी को फॉलो करते हैं। और इसी को हम लोग अपनी नैरेटिव टेक्निक या लिटरेरी डिवाइस के रूप में एपिफैनी कहते हैं, जिसका यूज हमारे वर्क्स में किया जाता है। जेम्स जॉइस ने भी इसका काफी यूज किया हुआ है अपने वर्क्स के रूप में, और इस तरह से जॉर्ज ऑरवेल ने भी अपने एनिमल फॉर्म में उन्होंने इस डिवाइस का यूज किया है, जहां अचानक से एनिमल्स को रियलाइज होता है कि वह सब कुछ करते हैं लेकिन उसका पूरा फायदा मैन उठाता है, इसलिए वो मैन के खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
इस तरह का रियलाइजेशन, इस तरह की सडन अंडरस्टैंडिंग को ही हम एपिफेनी कहते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट माय स्पीच फॉर द टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स टुडे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस। कीप वाचिंग इंग्लिश किंगडम अलाहाबाद। थैंक यू वेरी मच।